यह कभी नहीं जान सकेंगे कि जिसका आपने बुरा किया है उस व्यक्ति ने आपको क्षमा कर दिया है या नहीं। इसलिए यह आपके लिए अस्तित्व रूप से महत्वपूर्ण है। यह ऐसा प्रश्न है जिससे आप गहराई से सरोकार रखते हैं। आप यह कभी नहीं जान सकते कि कोई व्यक्ति आपको प्यार करता है कि नहीं। यह कुछ ऐसा है जिसमें आप विश्वास कर सकते हैं या किसी आशा कर सकते हैं, किंतु यह आपके लिए इस तथ्य से अधिक महत्वपूर्ण है कि एक त्रिकोण के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जब आप पहले चुंबन में मगन होते हैं तो आप कारण और परिणाम के नियम या बोध के तरीकों के बारे में नहीं सोचते, और अगर आपने ऐसा सोचा तो आप बहुत विचित्र होने चाहिए। धार्मिक प्रश्नों में आस्था सबसे महत्वपूर्ण घटक है। किरकेगार्ड ने लिखा कि यदि मैं विकल्पी तरीके से ईश्वर को समझने में सक्षम हूँ तो मैं विश्वास नहीं करूँगा, किंतु चूंकि मैं यह नहीं कर सकता इसलिए मुझे विश्वास करना चाहिए। यदि मैं स्वयं को आस्था में बचाना चाहता हूँ तो मुझे वैकल्पिक अनिश्चितता को मजबूती से पकड़े रहने पर निरंतर लौ लगाने रहना चाहिए, ताकि मैं गहरे, यहाँ तक कि 70,000 गहरे पानी की थाह लेकर भी अपनी आस्था को बचा सकूं। यह तो भारी चीज हो गई। पहले भी बहुत लोगों ने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया है, या कम से कम उसे तार्किकता की सीमाओं में लाने की चेष्टा की है। किंतु यदि आप स्वयं को इस प्रकार किसी प्रमाण या तर्कोचित तथ्य से असंतुष्ट करते हैं तो इसमें आपकी आस्था की हानि होती है, और इसके साथ ही धार्मिक लगाव की भी, क्योंकि महत्व इस बात का नहीं है कि ईसाइयत सही है, अपितु इसका है कि यह आपके लिए सही है। यही विचार मध्य युग में एक सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया गया था। आई बिलीव बिकॉज इट इज एब्सर्ड। आप नहीं कहेंगे, इसका अर्थ है मैं विश्वास करता हूं क्योंकि यह अतार्किक है। यदि ईसाइयत हमारे तर्क को अपील करती है और हमारे दूसरे पक्ष को नहीं, तो यह आस्था का प्रश्न नहीं होता। नहीं, अब मैं समझती हूँ। तो अब हमने यह अवलोकन किया है कि जिसे किरकेगार्ड के अनुसार अस्तित्व क्या है या आत्मनिष्ठता से उसका क्या अभिप्राय है, या उसकी आस्था की क्या धारणा थी। इन तीनों धारणाओं का प्रतिपादन सामान्य रूप से दार्शनिक परंपरा की और खासतौर पर हेगल की आलोचना के रूप में हुआ, किंतु इसमें एक तीखी सामाजिक आलोचना भी सन्निहित थी। आधुनिक शहरी समाज में व्यक्ति पब्लिक या जनता बन गया है, उसने कहा, और भीड़ या जन समुदाय का मुख्य चरित्र उनकी प्रतिबद्धताहीन चर्चा थी। आज हम सबके लिए संभवतः कन्फॉर्मिटी या तद्रुपता शब्द का प्रयोग करेंगे। यह तब होता है जब किसी चीज के प्रति गहरी भावनाओं से रहित अधिकांश लोग एक ही चीज के बारे में सोचते हैं या उसमें विश्वास करते हैं। मैं नहीं कह सकती कि किरकेगार्ड जॉन के माता पिता के बारे में क्या कहता है। आपने निर्णय में वह सदैव दयावान नहीं था। उसकी कलम तीखी थी और उसके पास विडंबना का कड़वा भान था। उदाहरण के लिए वह इस प्रकार के कथन कह सकता था कि भीड़ असत्य होती है, या सत्य सदैव अल्पमत में होता है, और यह भी कि अधिकांश लोगों का जीवन के प्रति रुख हल्का फुल्का या सतही होता है। बार्बी डॉल्स इकट्ठा करना एक बात है, किंतु एक बार्बी डॉल बनना अत्यंत खराब है। यह हमें किरकेगार्ड के उस सिद्धांत तक ले आता है जिसे वह जीवन पक्ष के 3 चरण कहता है। मैं समझी नहीं। किरकेगार्ड मानता था कि जीवन के 3 विभिन्न चरण होते हैं। उसने स्वयं चरण शब्द का प्रयोग किया। वह उन्हें कलात्मक या सौंदर्यात्मक चरण, नैतिक और धार्मिक चरण कहता था। उसने चरण शब्द का प्रयोग यह जोर देने के लिए किया कि व्यक्ति 2 निचले चरणों में से किसी में भी एक चरण में रह सकता है और कभी ऊंचे चरण में छलांग लगा सकता है। बहुत से लोग जीवन भर एक ही चरण में जीते रहते हैं। मैं शर्त लगाती हूँ कि एक स्पष्टीकरण अपेक्षित है। मैं यह जानने को उत्सुक हूँ कि मैं किस चरण में हूँ, ऐसा सोफी ने कहा। वह जो कलात्मक चरण में रहता है वह क्षणिक जीवन जीता है और आनंद उठाने के लिए हर अवसर को पकड़ता है। उसके लिए वह हर चीज अच्छी है, सुंदर है, संतोषदायी है या खुशनुमा है। यह आदमी इंद्रियों की दुनिया में रहता है और अपनी इच्छाओं और मूड्स का गुलाम होता है। उसके लिए हर नीरस चीज खराब होती है। हाँ, धन्यवाद। मैं सोचती हूँ कि मैं यह रुख जानती हूँ। ठेठ रोमांचक इस प्रकार ठेठ सौंदर्य बनता है क्योंकि इसमें शुद्ध ऐन्द्रिक आनंद से अधिक कुछ और भी है। एक व्यक्ति जिसका यथार्थ के प्रति चिंतनशील रुख होता है, या उसका अपनी कला या दर्शन के प्रति जिस किसी में भी वो लगा हुआ है, वह कलात्मक या सौंदर्यात्मक चरण में जी रहा होता है। यह भी संभव है कि शोक या कष्ट के प्रति एक सौंदर्यात्मक अथवा चिंतनशील रुख हो तो उस सूरत में मिथ्याभिमान हावी होता है। इब्सन का पीटर ठेठ सौंदर्यता की तस्वीर है। मेरे विचार में मैं आपका अभिप्राय समझ रही हूँ। क्या तुम ऐसे किसी को जानती हो? पूरी तरह तो नहीं, पर मुझे लगता है कि वह कुछ कुछ मेजर जैसा है। हो सकता है ऐसा हो सोफी, हालांकि यह उसकी बीमारी
रोमांटिक विडंबना का दूसरा उदाहरण था। तुम अपना मुंह साफ कर लो। क्या? ठीक है, यह तुम्हारी गलती नहीं थी, तब आगे चलिए। एक व्यक्ति जो कलात्मक चरण में जीता है वह आसानी से क्षोभ, भय का भाव और खालीपन की भावना का अनुभव कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो आशा है, किर्केगार्ड के अनुसार क्षोभ लगभग सकारात्मक होता है। यह इस तथ्य की अभिव्यक्ति है कि व्यक्ति एक अस्तित्वीय स्थिति में है और अब वह उच्च चरण में अपनी बड़ी छलांग लगाने का निर्णय कर सकता है। किंतु या तो ऐसा होता है या नहीं होता। यदि आप पूरी तरह छलांग नहीं लगा सकते तो छलांग की कगार पर होने का कोई लाभ नहीं है। यह या तो है अथवा ना का मामला है, किंतु तुम्हारा कोई आपके लिए यह नहीं कर सकता। यह आपकी अपनी पसंद है, आपका अपना निर्णय है। यह कुछ मद्यपान या ड्रग्स छोड़ने जैसी आदत है। हाँ, यह वैसा हो सकता है। किर्केगार्ड का इस निर्णय की श्रेणी का वर्णन सुकरात के उस मत की याद दिलाता है कि सारी सच्ची अंतर्दृष्टि भीतर से आती है। वह निर्णय जो व्यक्ति को कलात्मक रूप से नैतिक या धार्मिक की ओर ले जाता है, अंदर से आनी चाहिए। इब्सन का नाटक पीटर जिंट एक ठेठ सौंदर्य का चित्रण करता है। अस्तित्ववादी निर्णय किस प्रकार अंदर की जरूरत या नैराश्य से निकल कर आता है, इसके सिद्धांत वर्णन का एक उदाहरण दोस्तोयेवस्की का महान उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट है। सबसे बढ़िया काम आप यह कर सकते हैं कि एक भिन्न प्रकार का जीवन चुनें, और इस तरह शायद आप नैतिक चरण में जीवन जीना प्रारंभ करेंगे। इसका मुख्य पहलू यह है कि गंभीरता और नैतिक चयन में एक सारता होगी। एक दृष्टिकोण कांट के कर्तव्य की नैतिकता से भिन्न नहीं है। आप नैतिकता के नियमों के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं। कांट के समान ही किर्केगार्ड ने भी प्रथम और सर्वोपरि मानव स्वभाव की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। महत्वपूर्ण चीज यह नहीं है कि आप जो सोच सकते हैं वह बिल्कुल सही या गलत हो। सौंदर्यवेत्ता की एकमात्र चिंता यह होती है कि यह मनोरंजक है या नीरस। क्या इस प्रकार रहने से बहुत गंभीर हो जाने का खतरा नहीं है? पक्का निश्चय ही। किर्केगार्ड ने यह दावा कभी नहीं किया कि नैतिक चरण संतोषजनक होता है। यहाँ तक कि एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति भी सदैव समर्पित और बेहद सावधान रहते रहते अंत में इसे थक या उब जाता है। अनेक लोग जीवन के बाद वाले हिस्से में किसी प्रकार की थकन की प्रक्रिया अनुभव करते हैं। कुछ लोग अपने कलात्मक चरण के बारे में चिंतनशील जीवन में डूब जाते हैं, किंतु कुछ लोग धार्मिक चरण में नई छलांग लेते हैं। वे आस्था की 70,000 फैथर्स की खाई में कूद जाते हैं। वे कलात्मक आनंद और तर्क द्वारा प्रेरित कर्तव्य की पुकार को तरजीह देने के बजाय आस्था का वर्ण कर लेते हैं। और यद्यपि ईश्वर की खुली बाहों में छलांग लगाना भयंकर हो सकता है, जैसे किर्केगार्ड का कहना था, किंतु यही एक मात्र मार्ग है। ईसाई धर्म, आपका अभिप्राय यह है? हाँ, क्योंकि किर्केगार्ड के लिए धार्मिक चरण ईसाई धर्म था, किंतु वह गैर ईसाई चिंतकों के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया। डेनिश दार्शनिकों द्वारा प्रेरित अस्तित्ववाद 20वीं शताब्दी में व्यापक रूप से फैला। सोफी ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। लगभग 7 बजने वाले हैं। मुझे तो दौड़ के जाना होगा, माँ तो पागल हो रही होगी। उसने दार्शनिक की ओर हाथ हिलाया और नाव की तरफ दौड़ गई। अगला चैप्टर है मार्क्स। एक प्रेत यूरोप का पीछा कर रहा है। हिल्डे अपने बिस्तर से उतरी और खाड़ी की ओर खुलने वाली खिड़की पर गई। जब इस शनिवार को उसने पढ़ना शुरू किया था तो अभी यह सोफी की 15वीं वर्षगांठ थी। इससे पहले दिन हिल्डे का अपना जन्मदिन था। यदि उसके पिता ने यह कल्पना की थी कि कल पुस्तक पढ़ती हुई वह सोफी के जन्मदिन तक पहुंच जाएगी, तो वह निश्चय ही संभव नहीं हो सका। उसने दिन भर के पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं किया, किंतु वह सही था कि सिर्फ एक ही जन्मदिन शुभकामना संदेश और होगा। यह तब होगा जब सोफी और अल्बर्टो उसके लिए हैप्पी बर्थडे गाएंगे। बेहद लज्जापूर्ण, हिल्डे ने सोचा। और अब सोफी ने उसी दिन दार्शनिक गार्डन पार्टी के लिए लोगों को आमंत्रित किया हुआ था, जिस दिन उसे लेबनान से वापस आना था। हिल्डे को भरोसा था कि उस दिन कुछ न कुछ होने वाला है, जिसके बारे में वह या उसका पिता निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कह सकते थे। किंतु एक बात तय थी, उसके पिता को जरकले अपने घर पहुंचने से पहले एक भयंकर आतंक का सामना करना होगा। यह तो कम से कम था जो उसे सोफी और अल्बर्टो के लिए करना होगा, क्योंकि उन्होंने सहायता के लिए अपील की थी। उसकी माँ अभी भी नीचे बोट हाउस में थी। हिल्डे दौड़कर नीचे टेलीफोन के पास गई। उसने कोपेनहेगन में एनी और ओले का नंबर पता किया और उन्हें फोन किया। एनी कॉम्स्टाल, हाय, यह हिल्डे है। ओह, आप कैसी हैं? लिली सैंड में और सब कैसा है? बढ़िया, छुट्टियां और सब चीजें चल रही हैं और 1 सप्ताह में डैड लेबनान से वापस आ रहा है। क्या यह बहुत बढ़िया नहीं होगा हिल्डे? हाँ, मैं तो इसी की प्रतीक्षा कर रही हूँ और इसी के लिए मैंने आपको फोन किया है। ऐसा है, मैं सोचती हूँ कि वह 23 तारीख शनिवार को 5 बजे कास्ट्रफ हवाई अड्डे पर उतरेगा।
क्या आप उस समय कोपेनहेगन में होंगी? हाँ, सोचती तो यही हूँ मैं सोच रही थी कि क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकेंगी? क्यों? निश्चय ही। यह मुझ पर एक खास एहसान होगा, हालांकि मुझे भरोसा नहीं है कि यह संभव है। अच्छा, अब तुम मुझे उत्सुक बना रही हो। हिल्डे ने अपनी योजना का वर्णन प्रारंभ किया। उसने एनी को रिंग बाइडर के बारे में, सोफी और अल्बर्टो के बारे में और बाकी सब चीजें बता दी। कई बार उसे अपनी बातों से पीछे लौटना पड़ा, क्योंकि या तो एनी या हिल्डे बेसाख्ता हंस रही थी। लेकिन जब हिल्डे ने फोन रखा तो उसकी योजना पर काम शुरू हो चुका था। अब उसे कुछ तैयारियां अपनी करनी होगी, किंतु उसके पास पर्याप्त समय था। हिल्डे ने शेष तीसरा पहर और शाम अपनी माँ के साथ गुजारी। अंत में वह क्रिश्चियन सेंड में गाड़ी चला रही थी और फिल्म देखने जा रही थी। उन्हें लगा कि आज काम जल्दी जल्दी निपटाना है, क्योंकि पिछले दिन उन्होंने कोई खास काम नहीं किया था। जैसे ही वह जैविक हवाई अड्डे के प्रस्थान वाले द्वार के पास से गुजर रही थी, तो उस अनोखी पहेली के कुछ हिस्से जिसे हिल्डे बना रही थी यथाशान पहुंच गए। उस रात उसे अपने बेड पर पहुंचते थोड़ी देर हो गई, किंतु उसने रिंग बाइडर उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। जब सोफी अपने अड्डे से बाड़ में से होती हुई बाहर आई तो लगभग 8 बज गए थे। जब सोफी वहां पहुंची, उसकी माँ सामने वाले दरवाजे के आगे फूलों की क्यारियों को निरा रही थी। तुम कहाँ से अटकी? मैं बाढ़ से आ रही हूँ। बाढ़ में से? तुम्हें नहीं मालूम उस ओर जाने का एक रास्ता है? किंतु तुम भी कहाँ? सोफी, यह दूसरा मौका है जब तुम बिना कोई संदेह देने गायब हो गई थी। आई एम सॉरी मॉम, इतना सारा प्यार था, मैं लंबे सैर पर चली गई थी। उसकी माँ निराई हुई घास के ढेर से उठी और उस पर एक कड़ी नजर डाली। तुम फिर उस दार्शनिक के पास तो नहीं थी? सच बात तो यह है कि मैं वहीं गई थी। मैंने बताया था कि वह लंबी सैर पर जाना पसंद करता है। किंतु वह गार्डन पार्टी में आ रहा है ना? ओ हाँ, वह इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं भी। मैं दिन गिन रही हूँ। क्या उसकी आवाज में कुछ तीखा स्वर था? सेफ साइड पर रहने के लिए सोफी ने कहा, मुझे खुशी है कि मैंने जुआन के माता पिता को भी आमंत्रित किया है, अन्यथा थोड़ा असमंजस होता। मुझे नहीं मालूम, पर जो भी हो, मैं इस अल्बर्टो से बात करने जा रही हूँ, जैसे एक वयस्क दूसरे वयस्क के साथ करता है। तुम चाहो तो मेरा कमरा इस्तेमाल कर सकती हो। मुझे भरोसा है कि तुम उसे पसंद करोगी। और दूसरी चीज, तुम्हारे लिए एक खत है। अच्छा है, इस पर यूएन बटालियन की मुहर है। यह अल्बर्टो के भाई का होगा। यह सब बंद होना चाहिए सोफी। सोफी का दिमाग अतिकालिक काम करने लगा, किंतु एक क्षणिक कौद में ही उसे उचित उत्तर ध्यान में आया। ऐसा लगता है कोई प्रेरक आत्मा उसे प्रेरणा दे रही हो। मैंने अल्बर्टो से कहा था कि वह कुछ दुर्लभ डाक मुहरें इकट्ठी कर दे, और भाइयों के भी ऐसे लाभ होते हैं। लगा उसकी माँ थोड़ा सा अस्वस्थ हुई है। डिनर फ्रिज में है, उसने थोड़ा सा दस्ताना अंदाज में कहा। पत्र कहाँ है? फ्रिज के ऊपर। सोफी जल्दी से अंदर गई। लिफाफे पर 15 जून 1990 की डाक मुहर लगी थी। उसने इसे ले लिया और इसमें से एक छोटा सा नोट निकाला। क्या महत्व है हमारे अंतहीन रचनात्मक श्रम का, जब जड़ा से झटके से विस्मृति कुंडली नष्ट कर देती है। वास्तव में सोफी के पास उस प्रश्न का उत्तर नहीं था। कुछ भी खाने की पहले उसने इस नोट को अपनी अलमारी में उस सारे कबाड़ के साथ रख दिया जो पिछले कुछ सप्ताहों में इकट्ठा हो गया था। शीघ्र ही वह सीख लेगी कि प्रश्न क्यों पूछा गया है। अगले सवेरे जुआन उसके पास चली आई। बैडमिंटन के एक गेम के बाद वे दार्शनिक गार्डन पार्टी के आयोजन के काम में लग गई। उसके पास कुछ आश्चर्यदायक चीजें भी होनी चाहिए। किसी बिंदु पर पार्टी के असफल होने पर इनकी जरूरत आ सकती है। जब सोफी की माँ काम पर से लौटी तो उस समय तक वे सही बातें कर रही थी। उसकी माँ कहती रही, इसकी चिंता मत करना, खर्चा कितना आता है, और उसके बोलने के अंदाज में व्यंग नहीं था। शायद वह सोच रही थी कि सोफी कई सप्ताहों के घने दार्शनिक अध्ययन के बाद जिस चीज की जरूरत उसे वापस जमीन पर लाने के लिए थी, वह दार्शनिक गार्डन पार्टी उसके लिए ठीक थी। शाम खत्म होने से पहले वे हर चीज के बारे में सहमत हो चुकी थी। कागज की लालटेन से लेकर दार्शनिक पहेलियों और साथ में इनाम के लिए बेहतर था कि दर्शन शास्त्र की एक पुस्तक हो युवाओं के लिए। क्या ऐसी कोई पुस्तक थी? सोफी को बिल्कुल भरोसा नहीं था। मिड समर ईट से 2 दिन पहले बृहस्पतिवार 21 जून को एल्बर्टो ने फिर सोफी को फोन किया। सोफी? हाँ एल्बर्टो। ओह हाई, हाउ आर यू? बहुत ठीक हूँ, आपका धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि मैं बाहर निकलने का एक बड़ा श्रेष्ठ रास्ता ढूंढ निकाला है। कहाँ से बाहर निकलने का? यह कहाँ हो तो तुम्हें मालूम ही है। मानसिक कारावास से बाहर निकलने का रास्ता, जिसमें हम दोनों कुछ अधिक समय ही रह चुके हैं। ओह अच्छा, वाह। किंतु इस योजना पर काम शुरू होने से पहले मैं एक भी शब्द नहीं कह सकता। क्या तब बहुत देर नहीं हो जाएगी? मुझे यह जानना जरूरी है कि मैं कहाँ फंसी हूँ। अब तुम बहुत भोली बन रही हो।
हमारे सारे वार्तालाप को कोई सुन रहा है। सबसे अधिक समझदारी इसी में है कि एक भी शब्द न बोले। ओ तो यह इतना खराब है। स्वाभाविक है मेरे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण चीजें तभी होनी चाहिए जब हम बात नहीं कर रहे हैं। ओ हम एक लंबी कहानी में शब्दों के परोक्ष में एक काल्पनिक यथार्थ में अपना जीवन जी रहे हैं। एक एक अक्षर पुराने पोर्टेबल टाइपराइटर पर मेजर द्वारा लिखा जा रहा है। उसकी निगाह एक ऐसी चीज, कोई चीज नहीं बच पाएगी जो प्रिंट में आ जाती है। नहीं, मैं समझती हूँ, किंतु हम उससे छिपेंगे कैसे? क्या पंक्तियों के बीच में कुछ भी चल रहा है? बस यही तो मैं अपनी चाल चल रहा हूँ। जो भी तरकीब मुझे आती है मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ। मैं समझ गई, किंतु हमें आज और कल के समय का पूरा उपयोग करना चाहिए। शनिवार को बैलून ऊपर जाएगा, क्या तुम इसी वक्त आ सकती हो? हाँ, बस अभी अपने रास्ते पर हूँ। सोफी ने चिड़ियों और मछलियों को दाना डाला और गोविंदा के लिए गोभी का एक बड़ा पत्ता ढूंढ निकाला। उसने शेरकन के लिए कैट फूड की एक कैन खोली और बाहर निकलने से पहले पैड़ियों पर इसे एक बाउल में रख दिया। फिर वो बाढ़ से होती हुई बाहर निकलकर उधर दूर जा रहे रास्ते की तरफ चल पड़ी। थोड़ा सा आगे चलने पर जंगल के बीचों बीच अच्छी खासी बड़ी डेस्क पर अचानक उसकी निगाह पड़ी। एक अच्छी उम्र का आदमी इस पर बैठा था। लगता था कुछ हिसाब किताब लिख रहा है। वह उस तक गई और उसका नाम पूछा। एब्रेजर स्क्रूज, उसने कहा अपनी खाता बही पर झुके झुके। मेरा नाम सोफी है। आप एक व्यापारी हैं मेरे ख्याल में। उसने सिर हिलाया। और बहुत अमीर। एक भी छदाम बेकार नहीं जाना चाहिए। यही कारण है मुझे अपने अकाउंट्स पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। क्यों परेशान होते हो? सोफी ने उसे वेब किया और आगे बढ़ गए, किंतु वह कुछ ही गज आगे गई होगी कि उसने एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटी लड़की को अकेले देखा। वह फटे पुराने कपड़े पहनी थी और बीमार तथा उदास दिखती थी। जैसे ही सोफी उसके बराबर से गुजरी, लड़की ने अपना हाथ थैले में घुसेड़ा और माचिस की डिब्बी बाहर निकाली। क्या आप कुछ माचिस खरीदेंगी? उसने सोफी के आगे डिब्बी बढ़ाते हुए पूछा। सोफी ने अपने जेबू को छूकर यह जानने की कोशिश की कि क्या उसके पास कुछ पैसे पड़े हैं। हाँ, उसे एक क्राउन मिल गया। कितने के हैं? 1 क्राउन। सोफी ने उस लड़की को सिक्का दे दिया और माचिस की डिब्बी हाथ में ले लिया। 100 सालों से भी अधिक समय से मुझसे कुछ खरीदने वाली तुम पहली व्यक्ति हो। कभी कभी मैं भूखी मरती हूँ और कभी बर्फ और कोहरा मुझे बर्बाद कर देते हैं। सोफी ने सोचा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि यहाँ जंगल में माचिसों की अच्छी बिक्री नहीं होती। किंतु फिर वो उस व्यापारी की सोचने वाली लगी जिसके पास वो अभी गुजरी थी। जब वो इतना धनवान था तो इस लड़की के भूखा मरने का कोई कारण नहीं था। इधर आओ, सोफी ने कहा। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और वापस उस धनवान व्यक्ति तक चल कर गई। आप ध्यान रखना कि इस लड़की को बेहतर जिंदगी मिले, उसने कहा। आदमी ने अपनी कागजों से निगाह उठाकर देखा और कहा, इस तरह के काम में पैसा लगता है और मैंने कहा था ना कि एक छदाम भी बेकार नहीं जाना चाहिए। किंतु देखिए, यह तो अच्छी बात नहीं है कि आप तो इतने धनवान हैं जबकि यह लड़की इतनी निर्धन है। सोफी ने इस पर जोर देते हुए कहा, यह अन्याय है। वाह, फालतू की बात। न्याय तो केवल बराबर वालों के बीच होता है। आपका इससे क्या मतलब है? मैं मेहनत करके ऊपर आया हूँ और मेहनत का मुझे फल मिला है। तरक्की वे यही नाम देते हैं। अगर मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, बेचारी लड़की ने कहा। व्यापारी ने फिर अपनी खाता बही से निगाह ऊपर उठाकर देखा। फिर उसने पंछी के पंख वाले कलम बड़ी अधीरता से मेज पर फेंक दिया। आपका मेरे हिसाब किताब में कोई नाम नहीं है, इसलिए आप भाग जाइए और किसी निर्धन आलय की राह पकड़िए। यदि आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं जंगल में आग लगा दूंगी। लड़की अड़ी रही। इस पर वह आदमी उठ खड़ा हुआ कि तब तक लड़की ने एक तीली जला ली थी। उसने इसे घास की एक छोटी सी डेरी में लगाया जो तुरंत भभक उठी। उस आदमी ने अपनी बाहें ऊपर उठाते हुए कहा, ईश्वर मेरी मदद करो, और जोर से चिल्लाया। लाल मुर्गा भाग दे चुका है। लड़की ने उसकी ओर एक खिंड भरी मुस्कान के साथ देखा। आपने नहीं जाना कि मैं एक साम्यवादी हूँ? जाना था क्या? अगले ही क्षण लड़की, व्यापारी और डेस्क गायब हो गए। सोफी एक बार फिर अकेली खड़ी थी और आग की लपटें सूखी घास को और भी तेजी से जला रही थी। पैर पटक कर उस आग को बुझाने में सोफी को काफी समय लगा। हे भगवान! सोफी ने काली पड़ गई घास पर नजर डाली। वो अपने हाथ में माचिस की डिब्बी लिए हुए थी। वह स्वयं आग नहीं लगा सकती थी, क्या लगा सकती थी क्या? जब वो केबिन के बाहर एल्बर्टो से मिली तो उसे बताया कि क्या हुआ था। चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखित अ क्रिसमस कैरल में स्क्रूज एक कंजूस पूंजीपति है। तुम्हें शायद हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की कहानियों में आने वाली छोटी लड़की याद होगी। मैं इस जंगल में उनसे मिलने की आशा नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं? यह साधारण जंगल नहीं है और हम कार्ल मार्क्स के बारे में बात करने जा रहे हैं।
यह अच्छा ही रहा कि तुमने उस बहुत बड़े वर्ग संघर्ष का एक उदाहरण देख लिया जो 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होकर चलता रहा है। किंतु हमें अंदर चलना चाहिए, यहाँ मेजर के व्यवधानों से बेहतर सुरक्षित है। एक बार फिर वह छोटी मेज पर झील की ओर खुलती खिड़की के पास बैठ गए। सोफी अभी भी अपने सारे शरीर में महसूस कर रही थी कि नीली बोतल से पीकर उसने छोटी झील का कैसा अनुभव किया था। आज वे दोनों बोतलें अंगीठी पर रखी हुई थी। मेजर पे एक यूनानी मंदिर का छोटा मॉडल रखा हुआ था। यह क्या है? सोफी ने पूछा। समय आने पर सब बतलाऊंगा प्रिय। अल्बर्टो ने बात शुरू की। 1841 में जब किर्केगार्ड बर्लिन गया तो वह सेलिंग के लेक्चर्स में कार्ल मार्क्स के कहीं पास ही बैठा होगा। किर्केगार्ड ने सुकरात पर एमए के लिए एक शोध प्रबंध लिखा था। उसी समय के आसपास मार्क्स ने डॉक्टरेट के लिए डेमोक्रिट्स और एपिक्यूरस पर एक थीसिस लिखी थी। दूसरे शब्दों में पुरातन काल के भौतिकवाद पर इस प्रकार उन दोनों ने अपने दर्शनों के रुख के इरादे प्रस्तुत किए थे। क्या इसलिए कि किर्केगार्ड एक अस्तित्ववादी और मार्क्स एक भौतिकवादी बन गए? मार्क्स वह सब बन गया जिसे हम ऐतिहासिक भौतिकवादी कहते हैं, किंतु हम इसे बाद में लेंगे। चलिए आगे। दोनों ने ही अपने अपने ढंग से, यानी किर्केगार्ड और मार्क्स ने हेगल के दर्शन शास्त्र को अपना प्रस्थान बिंदु बनाया। दोनों ही उसके चिंतन के तरीकों से प्रभावित थे, किंतु दोनों ने ही उसकी विश्व चेतना या उसके आदर्शवाद को खारिज कर दिया। यह उनके लिए शायद बड़ी ऊंची बातें रही होगी। नीचे ही सामान्य रूप से हम प्रायः कहा करते हैं कि हेगल के साथ बड़ी दार्शनिक प्रणालियों का युग समाप्त हो गया। उसके बाद दर्शन शास्त्र ने एक नई दिशा पकड़ ली। महान चिंतन प्रणालियों के बजाय अब हमारे पास जो था उसे अस्तित्ववादी दर्शन या कर्म का दर्शन शास्त्र कहते हैं, और मार्क्स का भी यही अभिप्राय था। जब उसने कहा कि अब तक दार्शनिकों ने दुनिया को विभिन्न तरीकों से देखा और इसका अर्थ लगाया है, मुख्य बात इसे बदलने की है। ये सब दर्शन शास्त्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी बिंदु के चिन्ह है। स्क्रूज और छोटी लड़की के मिलने के बाद मुझे मार्क्स के अर्थ समझने में कोई समस्या नहीं है। मार्क्स के चिंतन में एक व्यवहारिक और राजनीतिक उद्देश्य था। वह न केवल एक दार्शनिक था, वह एक इतिहासकार, समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री भी था, और इन सभी क्षेत्रों में अग्रणी था। नीचे ही किसी अन्य दार्शनिक का व्यवहारिक राजनीति में इतना महत्व नहीं है। दूसरी ओर हमें यह सावधानी भी बरतनी है कि हम हर मार्क्सवाद कहे जाने वाले विचार, सिद्धांत और मार्क्स के अपने चिंतन में भेद कर सके। मार्क्स के बारे में यह कहा जाता है कि वह 1840 के दशक के मध्य में मार्क्सवादी चिंतक बना, किंतु उसके बाद भी समय समय पर वह ऐसा महसूस करता था कि उसे रेखांकित करना चाहिए कि वह मार्क्सवादी नहीं है। क्या यीशु एक ईसाई था? यह बात भी चर्चा और विवाद का विषय है। आगे चले। एकदम शुरू से ही उसके मित्र और सहकर्ता फ्रेडरिक एंगेल्स ने मार्क्स के साथ उस विचारधारा में योगदान किया जिसे बाद में मार्क्सवाद कहा गया। हमारी अपनी शताब्दी में लेनिन, स्टालिन, माओ और कई अन्य मार्क्सवाद या मार्क्सवाद लेनिनवाद में अपना योगदान किया। मेरा सुझाव है कि आप केवल मार्क्स तक सीमित रहे। आपने कहा था कि वह ऐतिहासिक भौतिकवादी था। वह पुरातन काल के अणुवादियों की भांति दार्शनिक भौतिकवादी नहीं था, और न ही उसने 17वीं और 18वीं शताब्दी के यंत्रवत भौतिकवाद की वकालत की, किंतु वह बहुत बड़ी सीमा तक यह सोचता था कि समाज के भौतिक घटक हमारे सोचने के तरीके को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार भौतिक घटकों ने ऐतिहासिक विकास में निश्चय ही संसार चेतना से तो काफी भिन्न था। हेगल ने बताया था कि ऐतिहासिक विकास को आगे ले चलने वाले विरोधियों में तनाव होता है, जिसे बाद में अकस्मात परिवर्तन द्वारा दूर कर दिया जाता है। मार्क्स ने इस विचार को और आगे विकसित किया, किंतु मार्क्स के अनुसार हेगल उल्टा खड़ा था, अपने सिर के बल। हर समय नहीं, मुझे आशा है। हेगल इतिहास को आगे हाँकने वाली ताकत को विश्व चेतना या बौद्धिक तर्क कहता था। मार्क्स ने दावा किया यह तो बिल्कुल उल्टा है। वह यह दिखलाना चाहता था कि भौतिक परिवर्तन ही इतिहास को प्रभावित करते हैं, आध्यात्मिक रिश्ते भौतिक परिवर्तन नहीं करते। स्थिति के बिल्कुल उलट है, भौतिक परिवर्तन नए आध्यात्मिक संबंध रखते हैं। मार्क्स ने खासतौर पर इस बात पर जोर दिया कि ये समाज की ऐतिहासिक आर्थिक ताकतें हैं जो परिवर्तन लाती है और इस प्रकार इतिहास को आगे बढ़ाती हैं। क्या आपके पास एक उदाहरण है? उद्देश्य की दृष्टि से प्राचीन काल के दर्शन शास्त्र और विज्ञान शुद्धत वैचारिक थे। कोई भी नई खोजों को व्यवहार में लाने में रुचि नहीं रखता था। उनकी रुचि नहीं थी क्या? इनका कारण उस समय के आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करने का तरीका था। उत्पादन मुख्यतः दास श्रमिकों पर आधारित था, इसलिए नागरिकों को उत्पादन बढ़ाने या व्यवहारिक नए तरीकों को ढूंढने की जरूरत नहीं थी। इस बात का एक उदाहरण है कि किस प्रकार भौतिक संबंध समाज में दार्शनिक चिंतन को प्रभावित करते हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ। मार्क्स ने इन भौतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधों को समाज का आधार कहा।
समाज किस तरीके से सोचता है, इसकी राजनीतिक संस्थाएं क्या है, इसके कानून क्या है, और इतना ही महत्वपूर्ण यहाँ धर्म, नैतिक, कला, दर्शन और विज्ञान कैसे हैं। मार्क्स इन सब चीजों को समाज का सुपर स्ट्रक्चर अर्थात ऊपरी ढांचा कहता था। आधार और ऊपरी ढांचा। अच्छा, और तुम भला काम करो कि यूनानी मंदिर का यह मॉडल मुझे दे दो। सोफी ने वैसा ही किया। यह एक्रोपोलिस के पोर्थेनान मंदिर का मॉडल है। इसे तुमने वास्तविक जीवन में भी देखा है। इसका अभिप्राय वीडियो पर। हाँ, तुम देख सकती हो कि भवन की छत बहुत शालीन और जटिल है। जब कोई इसे देखता है तो सबसे पहली नजर छत और गुंबज पर पड़ती है। इसी को हम ऊपरी ढांचा कहते हैं। कि छत छीनी हवा में तो तैर नहीं सकती, इससे स्तंभों का सहारा मिल रहा है। भवन की बड़ी शक्तिशाली नींव इसका आधार है जो सारे निर्माण को सहारा दे रही है। इसी तरीके से मार्क्स का मानना था कि भौतिक संबंध यदि एक ढंग से कहें, समाज के सारे सोचने के ढंग और विचारों को सहारा देते हैं। वास्तव में समाज का ऊपरी ढांचा उस समाज की नींव की प्रतिछाया होता है। क्या आप यह कह रहे हैं कि अफलातून, जो कि अरस्तु का विचारों का सिद्धांत, वास उत्पादन और अंगूरी मदिरा बनाने की प्रतिछाया है? नहीं, यह उतना सरल और आसान नहीं है जैसा मार्क्स ने खास तौर पर स्पष्ट किया है। यह समाज का अपने ऊपरी ढांचे पर अंतरक्रिया प्रभाव है। यदि मार्क्स इस अंतरक्रिया को स्वीकार कर देता तो वह एक यंत्रवत भौतिकवादी होता। किंतु मार्क्स ने यह अनुभव किया कि आधारों और ऊपरी ढांचों में एक अंतरक्रिया अथवा द्वंद्वात्मक रिश्ता है, इसलिए हम कहते हैं कि वह एक द्वंद्वात्मक भौतिकवादी है। खैर, चलते चलते मैं तुम्हें बतला दूं और तुम यह हमेशा ध्यान में रखना कि अफलातून न तो कुम्हार था और न ही अंगूर उगाने वाला। ठीक है, आपको मंदिर के बारे में कुछ और कहना है? हाँ, थोड़ा सा। क्या तुम मंदिर के आधार का वर्णन कर सकती हो? स्तंभ एक आधार पर खड़े हो जाने जो 3 स्तरों या चरणों में बना था। उसी प्रकार हम समाज के आधार में 3 स्तरों की पहचान करेंगे। समाज का सबसे आधारभूत स्तर वह है जिसे हम समाज में उत्पादन की दशाएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक दशाएं या संसाधन जो समाज को उपलब्ध है, ये किसी भी समाज का आधार है और यह नींव स्पष्टतः निर्धारित करती है कि समाज में किस प्रकार का उत्पादन होगा और उसी के फलस्वरूप समाज का स्वरूप और सामान्य संस्कृति बनती है। आप सहारा में हैरिस मछली का व्यापार या उत्तरी नॉर्वे में खजूर उत्पादन नहीं कर सकते। अब तुम अच्छी तरह समझ गई हो। और खानाबदोश संस्कृति में लोगों का सोचने का तरीका उत्तरी नॉर्वे में मछुआरे लोगों के तरीके से भिन्न है। अगला स्तर समाज के उत्पादन के साधन है। इसे मार्क्स का अभिप्राय था विभिन्न प्रकार के औजारों, यंत्र और मशीनें और उनके साथ साथ वहां उपलब्ध होने वाले कच्चा माल। पुराने जमाने में लोग नाव को खेते हुए वहां जाते थे जहां मछलियां मिलती थी। आजकल मछली पकड़ने के लिए बड़े ट्रॉलर्स का प्रयोग होता है। हाँ, और यहाँ तुम समाज में इसके आधार के दूसरे स्तर की बात कर रही हो, यानी उनकी जो उत्पादन के साधनों के स्वामी है। श्रम का विभाजन या स्वामित्व और कार्य का बंटवारा, ये वह चीजें थी जिन्हें मार्क्स समाज के उत्पादन संबंध कहता है। मैं समझ रही हूँ। अब तक हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी समाज के उत्पादन से यह निर्धारित होता है कि उस समाज में किस प्रकार की राजनीति और वैचारिक दशाएं बनेंगी। और ऐसा अकस्मात नहीं हुआ है कि हम आज पुराने सामंतवादी समाज से थोड़ा हटकर भिन्न रूप से सोच पाते हैं, या आज हमारे पास एक भिन्न प्रकार का नैतिक झांटा है। यानी मार्क्स किसी भी प्राकृतिक अधिकार में विश्वास नहीं करता था जो शाश्वत रूप से वैध था। नहीं, मार्क्स के अनुसार यह प्रश्न के नैतिक रूप से सही क्या है समाज के आधार पर आश्रित है। उदाहरण के लिए ऐसा अकस्मात नहीं हुआ था कि पुराने कृषक समाज में यह माता पिता तय करते थे कि उनके बच्चे किससे शादी करेंगे, क्योंकि प्रश्न यह था कि खेत विरासत में किसके पास जाएगा। आधुनिक शहर में रिश्ते भिन्न प्रकार के हैं। आजकल आप अपने भावी जीवन साथी को किसी पार्टी या डेस्पो में पा सकते हैं, और यदि आप प्यार में काफी आगे बढ़ गए हैं तो आप अपने रहने के लिए जगह भी ढूंढ लेंगे। मैं इस बारे में कोई समझौता नहीं कर सकती कि मेरे माता पिता तय करें कि मैं शादी किससे करूंगी, इसलिए है कि तुम अपने समय का बच्चा हो। इसके अतिरिक्त मार्क्स ने इस बात पर भी जोर दिया कि मुख्यतः शासक वर्ग तय करता है कि सही या गलत के मापदंड क्या है, क्योंकि अब तक अस्तित्व में आए सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। दूसरे शब्दों में इतिहास का मुख्य मुद्दा यह है कि उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन है। क्या लोगों की सोच और उसके विचार समाज को बदलने में सहायक नहीं होते? हाँ भी और नहीं भी। मार्क्स ने समझ लिया था कि समाज के ऊपरी ढांचे की दशाएं समाज के आधार पर अंतरक्रियाई प्रभाव डाल सकती हैं,
किंतु उसने यह अस्वीकार कर दिया कि समाज के ऊपरी ढांचे का कोई अपना स्वतंत्र इतिहास होता है। यह समाज के आधार में परिवर्तन से ही निर्धारित होता है और पुरातन काल के 10 दासों को समाज को ऐतिहासिक विकास क्रम में आज के औद्योगिक समाज तक पहुंचा दिया। अच्छा, तो आपने यह कहा, मार्क्स का मानना था कि इतिहास के सारे पहलुओं में समाज के दो मुख्य वर्गों के बीच संघर्ष चलता आया है। पुरातन काल के दास समाज में संघर्ष मुक्त नागरिकों और दासों के बीच था। मध्य युग के सामंती समाज में यह संघर्ष सामंती जमींदारों और कृषि कार्मिकों के बीच था। बाद में यह कुलीनों और नागरिकों के, किंतु मार्क्स के अपने समय में यह संघर्ष मुख्यतः उनके बीच था जिन्हें वह बुर्जुआ या पूंजीवाद और श्रमिक या प्रोलेटेरिएट कहता है। अतः संघर्ष उनके बीच हुआ जिन्हें एक ओर उत्पादन के साधनों का स्वामी बतलाता है और दूसरा पक्ष जिसे उसने सर्वहारा कहा। और चूंकि उच्च वर्ग स्वेच्छा से अपनी सत्ता, सुविधाओं तथा वर्चस्व को नहीं छोड़ता, इसलिए परिवर्तन केवल क्रांति द्वारा ही आता है। और साम्यवादी समाज की क्या बात है। मार्क्स की मुख्य रुचि इस पूंजीवादी समाज के अंतर्विरोधों के परिणाम स्वरूप रूपांतरित होकर साम्यवादी समाज बन जाने में थी। उसने पूंजीवादी उत्पादन तरीकों का विस्तृत विश्लेषण किया, किंतु इसका अवलोकन करने से पहले हमें मानवीय श्रम के बारे में मार्क्स के विचारों पर टिप्पणी आवश्यक है। चलिए आगे। साम्यवादी बन जाने से पहले युवा मार्क्स इस प्रश्न को लेकर चिंतित था कि काम करते समय आदमी को क्या होता है। यह ऐसी समस्या थी जिसका विश्लेषण हेगल ने भी किया है। हेगल का मानना था कि मनुष्य और प्रकृति के बीच एक अंतरक्रियाई या द्वंद्वात्मक संबंध है। जब मनुष्य प्रकृति को बदलता है तो वह स्वयं भी बदल जाता है तथा इसे थोड़े भिन्न रूप से सामने रखे तो जब आदमी काम करता है तो प्रकृति के साथ अंतरक्रिया करता है और इसे रूपांतरित कर देता है। किंतु इस प्रक्रिया के दौरान प्रकृति भी मनुष्य के साथ साथ अंतरक्रियाएं करती हैं और उसकी चेतना को रूपांतरित करती हैं। आप मुझे बताएं आप क्या करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन हैं। संक्षिप्त में यही मार्क्स का बिंदु था। हम जैसे काम करते हैं उससे हमारी चेतना प्रभावित होती है, किंतु हमारी चेतना हमारे काम करने के तरीकों को प्रभावित करती है। आप यह कह सकते हैं कि यह हाथ और चेतना के बीच अंतरक्रियाई द्वंद्वात्मक रिश्ता है। अतः आपको सोचने का तरीका आपके काम करने के तरीके से जुड़ा है। इसलिए बेरोजगार होना तो थोड़ा मनोबल गिर जाएगा। हाँ, एक अर्थ में जो बेरोजगार हैं वह खाली है। हेगल को इसकी जानकारी काफी पहले से थी। हेगल और मार्क्स दोनों ही के लिए कार्य करना एक सकारात्मक गतिविधि थी, मानवता के सार के साथ नजदीकी से जुड़ी थी। तो इसलिए तो यह भ्रामक के लिए भी सकारात्मक होनी चाहिए। हाँ, प्रारंभ में तो, किंतु यही वह चरण अथवा बिंदु था जिसे मार्क्स ने पूंजीवादी उत्पादन के तरीकों की आलोचना में लक्ष्य बनाया। वह क्या था? पूंजीवादी प्रणाली में श्रमिक किसी दूसरे के लिए काम करता है। इस प्रकार उसका श्रम उससे बाहर हो जाता है और श्रम से हुआ उत्पादन उसका अपना नहीं है। श्रमिक का काम उसके लिए अजनबी हो जाता है, किंतु इसके साथ ही साथ वह स्वयं से अजनबी बन जाता है। उसका अपने यथार्थ से संपर्क टूट जाता है। मार्क्स बिल्कुल हेगल जैसी अभिव्यक्ति में कहता है कि श्रमिक अजनबी हो जाता है। मेरी एक आंटी है जो 20 वर्षों से अधिक समय से एक पैकेजिंग उद्योग में काम कर रही हैं, इसलिए मैं आपका अर्थ समझ रही हूँ। वह कहती है कि उसे अपने काम पर जाने से घृणा होती है हर सुबह। किंतु सोफी, यदि वह अपने काम से घृणा करती हैं तो एक अर्थ में वह स्वयं से भी घृणा करती हैं। उसे कैंडी से घृणा है, यह मैं पक्की तरह से जानती हूँ। पूंजीवादी समाज में श्रमिकों को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि हर श्रमिक वास्तव में दूसरे सामाजिक वर्गों के लिए दास की तरह काम करता है। श्रमिक इस प्रकार अपना श्रम और इसके साथ ही अपना सारा जीवन पूंजीपति उद्योगपति को हस्तांतरित कर देता है। क्या यह वास्तव में इतना खराब है? हम मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं और हमें इसी कारण सामाजिक परिस्थितियों में अपना प्रस्थान बिंदु पिछली शताब्दी के मध्य में लेना चाहिए। अतः हमारा उत्तर एक गुंजायमान है। एक श्रमिक का कार्य दिवस उत्पादन के बर्फ जैसे ठंड हाल में 12 घंटे या इससे भी अधिक का हो सकता था। वेतन इसी कारण अकथनीय सामाजिक स्थिति पैदा हो गई। कई जगह मजदूरी का कुछ हिस्सा सस्ती शराब के रूप में दिया जाता था और स्त्रियों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए विवश होकर वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ती थी। उनके ग्राहक शहर के सम्मानीय नागरिक होते थे। संक्षेप में, उस स्थिति में जो मानवता यानी काम के लिए सम्मान का आदर्श होना चाहिए, बिल्कुल उसी स्थिति में श्रमिक कोल्हू का बैल बन गया। यह तो मुझे गुस्से से लाल पीला कर रहा है। इसने मार्क्स को भी लाल पीला किया और जब यह हो रहा था उसी समय बुर्जुआओं पूंजीपतियों के बच्चे ताजगी लाने वाले स्नान करके बड़े लिविंग रूम के गर्माहट भरे वातावरण में वायलिन बजाते थे, या वे पियानो पर बैठकर अपने 4 कोर्स वाले डिनर की प्रतीक्षा करते थे। एक लंबी घुड़सवारी के बाद पियानो या वायलिन थकान दूर करने और मन बहलाने का काम करते थे।
उम, कितना न्यायपूर्ण। मार्क्स आपसे सहमत होता। एंगल्स के साथ मिलकर उसने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। घोषणा पत्र का प्रथम वाक्य है, एक प्रेत यूरोप का पीछा कर रहा है, साम्यवाद का प्रेत। यह तो डरावना लगता है। इससे बुर्जुआना को भी डराया, क्योंकि अब प्रोलिटेरिएट सर्वहारा वर्ग जो था वो विद्रोह करने वाली थी। क्या तुम सुनना चाहोगे कि घोषणा पत्र कैसे समाप्त होता है? हाँ, कृपया बतलाएं। साम्यवादी अपने विचारों और लक्ष्यों को छिपाना घृणास्पद समझते हैं। वे खुलाआम घोषणा करते हैं कि उनके लक्ष्य वर्तमान सामाजिक अवस्थाओं को जबरदस्ती उलट देने से ही प्राप्त हो सकते हैं। साम्यवादी क्रांति के सामने शासक वर्गों को डर से खपा दीजिए। सर्वहारा वर्ग के पास खोने के लिए केवल अपनी हथकड़ियां हैं, उन्हें जीतने के लिए सारी दुनिया पड़ी है। सब देशों के श्रमिक इकट्ठे हो जाओ। यदि हालात इतने खराब थे जैसा आप वर्णन कर रहे हो तो मैं भी उस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करती, किंतु आज तो हालात बहुत बदल गए हैं। हाँ, नॉर्वे में बदल गए हैं, किंतु सभी जगहों पर नहीं बदले। आज भी बहुत से लोग अमानवीय दशाओं में रहते हैं, हालांकि वे ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो पूंजीपतियों को संपन्न और अधिक संपन्न बनाते हैं। मार्क्स इसे शोषण कहता था। क्या आप कृपया इस शब्द को थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? यदि श्रमिक एक समान चीज पैदा करता है तो इस उत्पादन का एक निश्चित विनिमय मूल्य होता है। हाँ, यदि आप विनिमय मूल्य से श्रमिकों की मजदूरी और उत्पादन में किए गए दूसरे लागत खर्चे घटा दें तो भी कुछ रकम बची रहती है। इस रकम को मार्क्स लाभ कहता था। दूसरे शब्दों में पूंजीपति उस मूल्य को अपनी जेब में भर रहा था जिसको श्रमिकों ने पैदा किया था। शोषण का यही अर्थ होता है। मैं समझी। अब पूंजीपति अपने लाभ का कुछ भाग नई पूंजी में लगाता है। उदाहरण के लिए वो अपने उत्पादन संयंत्र का आधुनिकीकरण इस आशा से करता है कि अब वस्तुओं का उत्पादन और भी सस्ता होगा और परिणाम स्वरूप भविष्य में उसका लाभ और बढ़ेगा। यह तो ठीक तार्किक लगता है। हाँ, यह तार्किक लग सकता है, किंतु इसमें और दूसरे क्षेत्रों में दूरंदेशी के लिहाज से चीजें ऐसी न हुई या न होगी जैसे पूंजीपति ने कल्पना की थी। आपने यह अर्थ कैसे लगाया? मार्क्स का मानना था कि उत्पादन के पूंजीवादी तरीके में कई अंतर्निहित विरोधी या विपरीत तत्व थे। पूंजीवादी एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जो स्वयं अपना विनाश करती है, क्योंकि इसमें तार्किक नियंत्रण का अभाव है। यह तो अच्छा है, उत्पीड़ित लोगों के लिए नहीं है क्या? हाँ, पूंजीवादी प्रणाली में यह अंतर्निहित है कि वह अपने ही विनाश की ओर बढ़ती है। इस अर्थ में सामंतवाद की तुलना में पूंजीवाद प्रगतिशील है, क्योंकि यह साम्यवाद तक पहुंचने के मार्ग में एक चरण है। क्या आप पूंजीवाद के स्वविनाशी होने का एक उदाहरण देंगे? हमने कहा कि पूंजीपति के पास रुपए की बहुलता है और वह इस बहुलता का कुछ भाग अपने कारखाने के आधुनिकीकरण पर लगाता है, किंतु वह पैसे को वायोलिन सीखने पर भी खर्च करता है। इसके अतिरिक्त उसकी पत्नी विलासितापूर्ण जीवन की आदी हो गई है, इसमें संदेह नहीं है। वह नई मशीनें खरीदता है। अब उसे कितने श्रमिकों और दूसरे आदमियों की जरूरत नहीं रहती। उसे इस सब की जरूरत अपनी प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए होती है। मैं अब यह समझ गई, किंतु इस प्रकार सोचने में पूंजीपति ही अकेला नहीं, जिसका अर्थ यह हुआ कि उत्पादन को निरंतर अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। कारखाने बड़े से बड़े होते जा रहे हैं और धीरे धीरे उनका नियंत्रण थोड़े से हाथों में आ जाता है। फिर क्या होता है सोफी? ऐसा श्रमिकों की आवश्यकता निरंतर कम होती जाती है, जिसका अर्थ यह हुआ कि अधिक लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अतः सामाजिक समस्याएं बढ़ जाती हैं और इस प्रकार का संकट संदेश देते हैं कि पूंजीवाद अपने विनाश के रास्ते की ओर बढ़ रहा है। किंतु पूंजीवाद में दूसरे और स्वविनाशी तत्व भी हैं। जब भी लाभ को उत्पादन के साधनों से जोड़ा जाता है और उत्पादन को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर होने के लिए पर्याप्त धन बहुलता नहीं छोड़ी जाती है, तब तब क्या पूंजीवादी तब क्या करता है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं बता सकती हूँ। कल्पना करो, तुम एक कारखाने की मालिक हो। कारखाने के खर्चे पूरे नहीं होते और उत्पादन करते रहने के लिए तुम कच्चा माल नहीं खरीद पाती। तुम्हें दिवालियापन का सामना करना है। तो अब प्रश्न है कि खर्चे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? हो सकता है मैं मजदूरों की मजदूरी कम करूं। तुम होशियार हो। हाँ, यही सबसे बड़ी होशियारी है कि जो तुम कर सकती हो। यदि सभी पूंजीपति इतने होशियार हो जाए जितनी तुम हो तो वे वास्तव में बहुत होशियार होते हैं। तो श्रमिकों को इतने निर्धर हो जाएंगे कि अब वो कोई सामान खरीद ही नहीं सकेंगे। हम कहेंगे कि क्रय शक्ति गिर रही है और अब हम वास्तव में एक दुष्चक्र में फंस गए हैं। मार्क्स कहेगा कि पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के खत्म होने की घंटी बज गई है। हम तेजी से एक क्रांतिकारी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ। लंबी कहानी को छोटी करते हुए मैं कहता हूँ कि अंत में सर्वहारा वर्ग उठ खड़ा होता है और उत्पादन के साधनों को अपने हाथ में ले लेता है। और फिर क्या होता है?
कुछ समय के लिए हमें एक नया वर्ग समाज मिल जाता है जिसमें सर्वहारा वर्ग ताकत के द्वारा पूंजीपतियों को दबाते हैं। मार्क्स इसके प्रोटेलिएट तानाशाही कहता है, किंतु एक संतरण अवधि के बाद प्रोटेलिएट की तानाशाही का स्थान एक वर्गहीन समाज ले लेता है जिसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व सबका होता है, यानी कि स्वयं लोगों का। इस प्रकार के समाज में नीति यह रहती है कि हर कोई अपनी योग्यता अनुसार योगदान करेगा, हर किसी को उसकी आवश्यकता अनुसार मिलेगा। इसके अतिरिक्त श्रम अब स्वयं श्रमिकों के हाथ में है और पूंजीवाद का अजनबीपन समाप्त हो जाता है। यह सब तो बड़ा अद्भुत लगता है, किंतु वास्तव में हुआ क्या? क्रांति हुई? हाँ और ना। आज अर्थशास्त्री यह स्थापित कर सकते हैं कि मार्क्स कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गलती कर रहा था, जिसमें उसकी पूंजीवाद की आलोचना भी कम नहीं है, और उसने प्राकृतिक पर्यावरण की लुटाई पर अपर्याप्त ध्यान दिया, जिसके गंभीर परिणाम हम आज अनुभव कर रहे हैं। फिर भी क्या? मार्क्सवाद ने बहुत उखाड़ पछाड़ मचाई। इसमें संदेह नहीं कि समाजवाद अमानवीय समाज से लड़ने में कुल मिलाकर काफी हद तक सफल रहा। यूरोप में हम कम से कम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो अधिक न्यायपूर्ण है, जिसमें अधिक एकता है। मार्क्स के समय में यह सब नहीं था, और इस सबको लाने में स्वयं मार्क्स का और सारे समाजवादी आंदोलन का कम योगदान नहीं है। क्या हुआ? मार्क्स के बाद समाजवादी आंदोलन दो धाराओं में बट गया, सामाजिक प्रजातंत्र और लेनिनवाद। सामाजिक प्रजातंत्र का मार्ग पश्चिमी यूरोप में अपनाया गया है। इसमें धीरे धीरे और शांति की नीति अपनाकर समाजवाद की दिशा में लोग और राष्ट्र आगे बढ़े हैं। हम इसे धीमी क्रांति कह सकते हैं। लेनिनवाद में मार्क्स के इस विश्वास को बनाए रखा कि पुराने वर्ग समाज से लड़ने के लिए क्रांति ही एकमात्र रास्ता है। इसका विस्तार और विभाजन पूर्वी एशिया और अफ्रीका में हुआ है। दोनों ही आंदोलनों ने अपने अपने ढंग से कठिनाइयों और उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया है, लेकिन क्या इसने नए प्रकार के उत्पीड़न को जन्म नहीं दिया? उदाहरण के लिए रूस और पूर्वी यूरोप, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। हम यहाँ फिर देखते हैं कि आदमी जिस किसी भी चीज को छूता है उसमें अच्छाई और बुराई का मिश्रण होता है। दूसरी ओर मार्क्स को उन नकारात्मक कारणों के लिए दोषी देना उचित होगा जो तथाकथित समाजवादी देशों में उसकी मृत्यु के 50 या 100 सालों बाद देखे गए। किंतु हो सकता है कि उसने उन आदमियों के बारे में बहुत कम ध्यान दिया हो जब साम्यवादी समाज के प्रशासक बनेंगे। मनचाहा देश तो संभवतः कभी भी नहीं हो या बन पाया। मानवतावाद सदैव ही संघर्ष करने के लिए नई नई समस्याएं पैदा करती रहेगी। मुझे भरोसा है यह करेगी, और सोफी हम यहाँ मार्क्स पर पट्टा छेप कर